भिवानी के सुई गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति ने 25 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने भी सुई गांव को दी कई सौगातें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का आयोजन शाम 4 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में होंगे 12 सत्र। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजमेर में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। अपने विधायकों के साथ आज सरकार से मांगेंगे वादों का हिसाब। दिल्ली में पीएचडीसीसीआई ने आयोजित किया कार्यक्रम। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम को किया संबोधित। चेयरमैन राकेश गुप्ता भी रहे मौजूद। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर के बोले शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर। 1 दिसंबर से पूरी ताकत के साथ खुलेंगे स्कूल। 1 जनवरी से शुरू होगा मिड डे मील। किसान नेता आज करेंगे बैठक। दिल्ली कूचड़ संसद घेराव पर बनाई जा सकती है रणनीति। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को होगा 1 साल पूरा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा होता है और आपके काम की होती हैं वो खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। सबसे पहले बात करेंगे हम अमर उजाला अखबार की। अमर उजाला अखबार ने इस खबर को अपने अखबार के पन्ने में जगह दी है। हरियाणा की बेटियां छू रही हैं ऊंचाइयां, खिलाड़ी कर रहे हैं नाम रोशन। राष्ट्रपति कल भिवानी के सुई गांव पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा की बेटियां और खिलाड़ियों की सराहना की है। कहा कि यहां की बेटियां धरती से आसमान तक ऊंचाइयां छू रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। खिलाड़ी भी विशेष पहचान बनाकर नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बुधवार को स्वप्रेरित गांव सुई में थे। यहां उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपए से तैयार स्कूल, झील, 8 पार्क, गलियां, सोलर प्लांट जनता को समर्पित किए हैं। तो खिलाड़ी लगातार नाम रोशन कर रहे हैं। अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ करनाल से विकास महला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से कल भिवानी के सुई गांव पहुंचे राष्ट्रपति, उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ की है, हरियाणा की बेटियों की भी तारीफ की है, बड़ी सौगातें दी हैं ग्रामीणों को। विकास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा की बेटियों और खिलाड़ियों की सराहना करी है। कहा कि यहाँ की बेटियां धरती से आसमान तक ऊंचाइयां छू रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी चमकाया है। कल भिवानी के सुई गांव पहुंचे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां पर ग्रामीणों का उत्साह देखता ही बन रहा था। सुई गांव पूरी तरीके से राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार था। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। तो वहीं 25 करोड़ रुपए से तैयार स्कूल, झील, 8 पार्क, गलियां, सोलर प्लांट जनता को राष्ट्रपति ने समर्पित किए हैं। 14.5 साल बाद राष्ट्रपति भिवानी पहुंचे थे। तो आपको बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम जिस तरीके से हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के खिलाड़ी चमका रहे हैं, इसी की सराहना करी है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा की बेटियां और खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करी और उन्होंने कहा कि यहाँ की बेटियां धरती से आसमान तक की ऊंचाइयां छू रही हैं, लगातार नाम रोशन कर रही हैं, हरियाणा का, देश का नाम रोशन कर रही हैं। और हमारे साथ विकास महला जी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ हैं करनाल से। विकास जी, जिस तरीके से कल भिवानी के सुई गांव पहुंचते हैं राष्ट्रपति, उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की तारीफ की है और खासकर बेटियां जिस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं देश का, उनकी भी उन्होंने तारीफ की है।
जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं हरियाणा खेलों के मामले में अगर बात की जाए तो आगे जरूर है, और लगातार जिस प्रकार से यहाँ से अलग अलग फील्ड में खिलाड़ी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां भी पीछे नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से बेटों को दर्जा दिया जाता है और बेटियों को भी उसी प्रकार से उन घर में दर्जा दिया जाता है। खेल के फील्ड की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बात की जाए तो लड़कियां बहुत आगे जाती हैं। हम सुबह भी देखते हैं कि स्टेडियमों में जो लड़कों के मुकाबले लड़कियां भी आगे रहती है, और इस प्रकार से जिस प्रकार लड़कियां अब देश का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा से लगातार हर फील्ड में जो गेम की बात की जाए उसमें लड़कियां आगे होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक गर्व की बात जरूर है। और जो लगातार इस प्रकार से परिवार जो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि बेटियां भी खेल में आगे रहती हैं, तो कहीं ना कहीं गर्व का विषय जरूर है। क्योंकि जिस प्रकार हरियाणा से बेटियां खेल में आगे आ रही है और कहीं ना कहीं एक सम्मानित उन्हें किया जाता है, तो उनका गौरव और बढ़ता है, जिससे उत्साह बढ़ता है लड़कियों में। क्योंकि पहले देखा जाता था कि लड़कियों को घर में रहने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब जैसे लड़कियों को इस प्रकार से सम्मान मिलता है तो परिवार के लोग भी उन्हें उत्साहित करते हैं और उनको खेलने के लिए बाहर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गौरव का विषय जरूर, और जिस प्रकार से लड़कियों को सम्मानित किया जा रहा है, एक जो लड़कियों को एक उत्साह जरूर मिलेगा और आगे भी बढ़ चढ़कर खेलों में वो भाग लेंगे। जी सृष्टि। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा की बेटियां, हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी की तारीफ करी है राष्ट्रपति ने। हमारे साथ अनूप कुंडू जी भी जुड़ गए हैं, हिसार से ब्यूरो चीफ हैं। अनूप जी, आपके पास आना चाहूंगी। भिवानी के सुई गांव पहुंचते हैं राष्ट्रपति, उन्होंने 25 करोड़ की ग्रामीणों को सौगातें दी हैं, साफ तौर पर उन्होंने लोगों की तारीफ भी की है, क्या कुछ कहेंगे? सृष्टि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, राष्ट्रपति जी जो सुई पहुंचे और उनका हरियाणा की इस धरती मन पे हम भी स्वागत करते हैं। उन्होंने जो सौगात दी उसका भी हम स्वागत करते हैं। और हरियाणा के लोगों में आकर के जो उन्होंने जरूर देखा होगा कि यहाँ के लोग कितने सीधे साधे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मेहनती हैं। खिलाड़ियों में भी इनका दबदबा है, आर्मी की अगर हम बात करें वहां भी दबदबा है। तो ऐसी धरती पर आकर के अपने आप में गौरव महसूस करने वाली बात है। और राष्ट्रपति का हरियाणा के यहाँ पर इस प्रकार से समय देना और आकर के एक बड़ी सौगात देना स्वागत योग्य है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ग्रामीणों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था, ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिल रही थी, क्योंकि 14.5 साल बाद राष्ट्रपति भिवानी पहुंच रहे थे और ऐसे में सुई गांव के ग्रामीणों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। अब रुख करेंगे हम दूसरी खबर का। जी हाँ, आपको बताते हैं दूसरी खबर। सुई में मुक्केबाजी व एथलेटिक्स एकेडमी खोलने की सौगात दी गई है मनोहर लाल की तरफ से। जी हाँ, आपको बताते चलें, सुई में मुक्केबाजी व एथलेटिक्स एकेडमी खोली जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को और ज्यादा ऊंचाइयों में बढ़ने का मौका मिल सके। सुई गांव में बॉक्सिंग और एथलेटिक्स एकेडमी खोली जाएगी। वन प्रोजेक्ट वन ब्लॉक के तहत 50 एकड़ में छोटे उद्योगों का क्लस्टर बनाया जाएगा। अगर एक गांव में जमीन उपलब्ध नहीं हुई तो 2 गांवों को मिलाकर ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के आगमन से पहले ग्रामीणों से संवाद करते हुए कही थी। जी, हम बात कर रहे हैं दूसरी खबर की। जिस तरीके से अब हरियाणा को लगातार सौगातें दी जाएंगी, लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कामकाज कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं सुई में जिस तरीके से मुक्केबाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी खोली जाएंगी। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब सुई गांव को लगातार सौगातें दी जा रही हैं, कल राष्ट्रपति आते हैं, उन्होंने 25 करोड़ की सौगातें दी हैं। अब वही बात की जाए अगर मुक्केबाजी और एथलेटिक्स की एकेडमी के, तो इससे कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और कितनी ज्यादा मदद खिलाड़ियों को मिलने वाली है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए से जो बच्चे हैं पहले उनको काफी दूर जाना पड़ता था, मान लो शहर में जाते थे, स्टेडियम की समस्या रहती थी। और जिस प्रकार से जो इस समय जो सरकार में जो ग्रामीण स्तर पर भी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, अगर बात की जाए करनाल में भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो एक डंपिंग ग्राउंड था जहाँ पर लोग कूड़ा कचरा डालकर चले जाते थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर स्टेडियम इस प्रकार से बनेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 दिन के
करनाल के दौरे पर आए और वहां पर जो डंपिंग ग्राउंड था उसका एक स्टेडियम बनाकर उसे एक सरदार मिल्खा सिंह के नाम से एक स्टेडियम बना दिया और वहां पर भी बच्चे खेलेंगे। और इसी प्रकार से ग्रामीण स्तरों में लगातार जो स्टेडियम बनाए जा रहे हैं वहां पर बच्चे खेलेंगे। और जो जिन बच्चों में टैलेंट होता है खेलने में किसी भी गेम में, वो पीछे रह जाते थे क्योंकि उनके परिवार के लोग उन्हें स्टेडियम तक नहीं ले जा पाते थे या कोई वाहन की समस्या उनके साथ रहती थी। लेकिन जिस प्रकार से गांव में ही स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जहां पर जमीन नहीं है आसपास के गांव में, वहां पर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से कल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात दी गई है गांव में, कहीं ना कहीं अब वहां के बच्चे जिनमें कोई टैलेंट है, बच्चे जो खेलना चाहते हैं गेमों में खेलेंगे और इसी प्रकार से जो हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। जिस प्रकार से गोल्ड मेडल भी जो हरियाणा के बच्चे के द्वारा ही दिलवाया गया था और देश का पूरा मान बढ़ा था और उसी के साथ साथ हरियाणा का मान बढ़ा था और उनके जिले का मान बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं वो गांव के लोगों में भी एक उत्साह जरूर हुआ था। उसके बाद हर बच्चे में एक पॉजिटिविटी आती है, जो देखते हैं कि उनको एक लगता है कि वो भी खेलेंगे और इसी प्रकार से अपने देश का, अपने गांव का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर पर जो स्टेडियमों की शुरुआत की गई है पिछले अगर 5-6 साल की बात की जाए, तो जो गांव-गांव में स्टेडियम बनाए गए और जो खेल को प्रमोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हरियाणा में आगे भी जो मेडल आएंगे और इस प्रकार से जो बच्चे उभर कर उनका जो टैलेंट है वो सामने आएगा, तो एक गर्व की बात जरूर रहेगी। जी सृष्टि। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी ज्यादा उम्मीदें खिलाड़ियों को सरकार से होती हैं और सरकार भी इस समय लगातार खिलाड़ियों के लिए तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, लगातार उनके लिए कामकाज किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी खबर की। अमर उजाला अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है, जहां हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो नौकरशाही है वो निष्क्रिय हो गई है। लगातार कोई भी काम नहीं करनी चाहती है जो नौकरशाही है, सुप्रीम कोर्ट से ही वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ही बताए कि किस तरीके से पानी की बाल्टी उठानी है, आग कैसे बुझानी है और प्रदूषण को कैसे रोकना है। आखिरकार नौकरशाही कर क्या रही है? लगातार इस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अदालत ही बताए कि कैसे बुझाएं बाल्टी, कैसे उठाएं बाल्टी और पानी कैसे छिड़कना है। तो अमर उजाला अखबार से हम आपके लिए इस खबर को आपके लिए हमने चुना है। नौकरशाही जड़ हो गई है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और नौकरशाही चाहती है कि अदालत ही बताए कि आखिरकार किस तरीके से प्रदूषण को कम करना है। किसी भी तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अनूप जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ी समस्या इस समय बन गई है प्रदूषण, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल पूछ रहा है, लगातार वो सवाल जवाब कर रहा है कि आखिरकार किस तरीके के कदम उठाए गए हैं। तो अनूप जी, आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तो फिलहाल हाल ही में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए सृष्टि, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना सख्त रवैया अपनाया है वो वाजिब है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अफसरशाही बिल्कुल निष्क्रिय होती जा रही है। ये जो डांट फटकार है ये लगनी भी चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने माना है। पहले पराली का जिक्र बार बार आ रहा था, लेकिन पराली से मात्र 4% ही प्रदूषण होता है। लेकिन इसके अलावा ध्यान नहीं दिया जाता कितनी सारी टायर जलाने की फैक्ट्रियां लगी है, जहां पर जो ईंट भट्टे लगे हैं उन पर किस प्रकार का मटेरियल फूका जा रहा है। एक छोटी छोटी दुकानों के अंदर लोहा तांबा निकाला जा रहा है तारों को जला कर करके। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी यूनिट है जहां से इतना जहरीला प्रदूषण होता है और सारा का सारा कहीं न कहीं पराली पर जाकर के ये चीजें फोकस हो जाती थी। अगर हम दीपावली की बात करें तो दीपावली पे बहुत सारे पटाखे बजाए गए, जबकि पहले से बैन है। उसके बावजूद अगर प्रशासन चाहता तो कहीं पे भी पटाखे नहीं बजते। तो ये सीधी सी बात है और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अफसरशाही पर कहीं न कहीं अगर इस प्रकार की डांट फटकार लगाता है तो जरूर सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि उनके अफसर जो है काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की डांट फटकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात आपने हॉस्पिटलों की कही।
हम इस बात पे भी जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि हॉस्पिटल जब इनका इनॉग्रेशन हुआ, जिस समय ये लोगों के लिए समाज को दिए गए, उस समय 500 बेड के हॉस्पिटल थे, जो आज घट करके 200-250 बेड के रह चुके हैं। तो वो 200-250 बेड कहाँ चले गए? क्यों टूटने के बाद उनकी संभाल नहीं की गई? क्यों उनकी देखरेख में कमी आई? क्या कर रहे हैं वहां के सीएमओ, एसएमओ, वहां पर क्या कर रहे हैं उच्च अधिकारी? तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ताकि अब कोरोना वैश्विक महामारी से जैसे देश निकला है वो हम सब जानते हैं। भगवान ना करे इस प्रकार की अगर कोई बीमारी दोबारा से, जब डेंगू फैला हुआ है और लोगों को बेड नहीं मिल रहे, किट नहीं मिल रही, तो प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को चाहिए क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सरकार को इनका प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, अगर हिसार की हम बात करें तो हिसार में किस तरीके का पॉल्यूशन है और क्या कुछ एक्वाई लेवल है, किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से फिलहाल किए गए हैं प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, हिसार भी इस प्रदूषण से अछूता नहीं है। हिसार के बिल्कुल सटा हुआ खानक और तोसाम की साइड में पत्थर तोड़ने का काम चलता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। चारों तरफ यहाँ पर टायर जलाने की फैक्ट्रियां लगी हुई है। उसके साथ साथ बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हिसार का है, वहां पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कूड़े के ढेर जो है, जो पूरा का पूरा शहर का जो कूड़ा, क्रिकेट, कागज, पॉलीथीन होता है, उनको बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं और उनमें आग जलती रहती है, लगातार उनमें धुआं प्रदूषण होता रहता है। इस तरफ भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। तो हिसार भी अछूता नहीं। हिसार का जो है, हम देख सकते हैं जो पैमाना था वो 500 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं न कहीं जाकर के थोड़ा सा ये कह सकते हैं राहत की सांस लोगों को लेने को मिली है, लेकिन प्रदूषण में पीछे नहीं है हिसार भी। सृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। विकास जी, एक गंभीर समस्या है, ये भयावह स्थिति बन गई है इस समय आपके सामने, हमारे सामने और लोगों के सामने। लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है, लगातार जवाब तलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं करनाल की, तो करनाल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ पॉल्यूशन का लेवल है, क्यूआई लेवल क्या कुछ है? देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक गंभीर समस्या जरूर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि पराली के धुएं की वजह से पोल्यूशन फैलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस समय की बात की जाए तो लगभग सभी खेतों में बिजाई गेहूं की कर दी गई। अब कोई पराली इस प्रकार की जलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने अपने आंकड़ों में साबित किया है कि पिछले सालों के मुकाबले जिस प्रकार से 2000 से 2500 इस प्रकार के पराली के मामले आते थे, और इस साल जो 638 मामले, सिर्फ 638 मामले सामने आए हैं। हालांकि 71 से 80 किसानों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। 11 लाख के लगभग जुर्माना करनाल में वसूल किया गया है। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि उसका कारण एक ही है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर बात की जाए सरकारी कामों में, सड़क पर जो कंस्ट्रक्शन चलती है वहां पर प्रदूषण इतना होता है कि लोगों का वहां से निकलना मुश्किल होता है। अगर दूसरी बात की जाए तो जो करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर राइस शेलर है, त्रावड़ी में इतने राइस शेलर, वहां पर पोल्यूशन विभाग की तरफ से रेड की जाती है, हालांकि वहां पर कुछ नहीं मिलता। दिन में रेड की जाती है। अगर हम रात की बात करें तो नेशनल हाईवे 44 से निकलते समय हम देखेंगे कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और बाइक पर या कोई साइकिल पर सवार व्यक्ति होता है उनकी आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर चिमनियां इतनी प्रकार से चलती हैं। उनकी तरफ जो पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वो रात के अंधेरे में काम करते हैं और उस समय अधिकारी अपना घर में मस्त सो जाते हैं। लेकिन दिन के समय खाना पूर्ति के लिए निकलते हैं और वहां पर एक चालान किया या उन्हें इंस्ट्रक्शन दी और अपने घर वापिस चले गए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, जिसके बाद देखने वाली बात होगी कि अफसरशाही पर इसकी कितनी लगाम लगती है और जिला प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देता है। जी सृष्टि। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि गंभीर समस्या है ये, और अगर सही समय पर इंतजाम कर लिए जाते, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर साल इसी तरीके से दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर उसके बावजूद भी किसी तरीके के इंतजाम पहले से नहीं किए जाते। और आज स्थिति हमारे सामने, स्थिति भयावह हो चुकी है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। अब हम रुख करेंगे चौथी खबर का, जो यहां हम
गुड़गांव मेल से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। जिस तरीके से लगातार जागते रहो बीजेपी की सरकार है, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की ओर से 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कॉलोनियों में घूम घूम कर कुछ अलग ढंग से जन जागरण अभियान चलाया। अभियान में कार्यकर्ताओं ने जागते रहो भाजपा की सरकार है की आवाज लगाकर लोगों को जगाने का काम किया। तो एक अनोखा तरीका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनाया है जन जागरण अभियान को शुरू करने का। इस खबर को हमने गुड़गांव मेल से आपके लिए चुना है। जिस तरीके से लगातार जागते रहो बीजेपी की सरकार है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। विकास जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, एक अनोखा तरीका अपनाया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। रात में घूम घूम करके, घंटी बजा करके, सीटियां बजा करके लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है और कई तरीके के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से जो क्राइम का डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और बात की जाए तो गुरुग्राम में भी इस प्रकार से कई मामले सामने आते हैं कि किस तरह से वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अगर करनाल की भी बात की जाए तो सीएम सिटी करनाल है, यहाँ पर भी जो क्राइम का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में कैथल के पुंडरी में मामला सामने आया जहां पर एक व्यापारी पर गोलियां दी जाती है, उसकी दुकान पर गोलियां चला दी जाती है, 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। तो कहीं ना कहीं क्राइम का लेवल वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष भी अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तरीकों से वो विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से गुरुग्राम में घंटी बजाओ जागते रहो, इस प्रकार से उन्होंने एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी एक फूट सी नजर आती है, क्योंकि जिस प्रकार से युवा संगठन के चुनाव हुए हैं उनमें जो वोटों की धांधली को लेकर विरोध कहा गया है कि उनकी धांधली हुई है। इस प्रकार से जो गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी होती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग गुट बने हुए हैं, अलग खेमे बने हुए हैं, उन खेमों से अलग अलग आते हैं लोग, आते हैं अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विपक्ष अपना काम फिलहाल करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अब घंटी बजाओ अभियान इन्होंने चलाया, रात को जागते रहो, इस प्रकार से तो अलग अलग तरीकों से विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक गुटबाजी भी देखने को नजर जरूर आ रही है। जी सृष्टि। बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो अंदरूनी कले है वो कांग्रेस की खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कांग्रेस को लगातार भुगतना पड़ रहा है। अनूप जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से आपको हमने बताया कि अनोखा अभियान इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता चला रहे हैं, रात के समय घंटी बजवा करके लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है और अंदरूनी कले से आप सभी को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन इस अभियान का कितना असर पड़ने वाला है आने वाले समय में? देखिए सृष्टि, जरूर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता अगर अभियान चला रहे हैं, गांव गांव या गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों की मानसिकता पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा और लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर होंगे कि विपक्ष का काम है जगाने का और वो जगा रहा है, तो क्या हकीकत में जो विपक्ष बातें कह रहा है वो सही है, उस पर विचार करने की जरूरत है। जिस प्रकार से अभी विकास कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम रेशो बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि जब विपक्ष हमलावर हो रहा है तो विपक्ष ऐसे तो हमलावर नहीं होता, कहीं न कहीं खामियां रहती हैं सरकार की, तभी जाकर के विपक्ष हमलावर होता है। और इस प्रकार का अभियान चलाना कहीं न कहीं सरकार को घेरे में तो जरूर लेकर के आता है कि जागते रहो जैसा अभियान वो चला रहे हैं, गलियों में आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं, तो जरूर इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और खास करके जिस प्रकार विकास की मैं बात करूं, बोल रहे थे कांग्रेस की गुटबाजी की बात है, तो जागना तो कांग्रेस को भी पड़ेगा इतनी मजबूती के साथ कि वो कम से कम अपनी बात लोगों तक सुनाए, तो लोग उसकी बात पे विश्वास तो करें। आजकल ये नहीं पता चलता कि कौन सी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कौन सी कांग्रेस अभियान चलाए हुए है, हुड्डा कांग्रेस चलाए हुए है, शैलजा कांग्रेस चलाए हुए है, किरण चौधरी की कांग्रेस चलाए हुए है। तो कांग्रेस जब तक एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के इस प्रकार के अभियान नहीं चलाएगी, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो अदा नहीं करेगी, तब तक इतना लंबा चौड़ा प्रभाव भी नहीं देखा जा सकता। सृष्टि, बिल्कुल अनूप जी, कहीं ना कहीं विपक्ष को काम करना होगा और भूमिका लगातार बनानी होगी, क्योंकि इस समय आने वाले समय में जिस तरीके से हम पीछे का रुख करें तो देख रहे थे कि विपक्ष तो था वो काफी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अब
जिस तरीके से अनोखा अभियान चलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, यानी कि कांग्रेस एक अनोखा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रात के समय लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है। अब हम रुख करेंगे अगली खबर का। जी हां, पंजाब केसरी अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री को अब बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसी बीच दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी कि हमने आवश्यक सेवाओं में शामिल वाहनों को छोड़कर दिल्ली के सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है। यानी कि अब दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद हो गई है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब केसरी अखबार से इस खबर को हमने आपके लिए चुना है। तो आपको बताते चले, आवश्यक वाहनों को छोड़ करके दिल्ली में बाहरी वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। विकास जी, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। गंभीर परेशानी है ये, और सोचने वाली बात भी है कि आखिरकार कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। लेकिन अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जवाब करना शुरू किया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना शुरू किया है, तब से देखिए आप लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब दिल्ली में बाहरी वाहनों की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया। तो कितना असर इससे पड़ेगा आने वाले समय में प्रदूषण पर? देखिए सृष्टि, कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है गंभीर समस्या पूरे देश के लिए, क्या कहेंगे पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बनती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, वहां पर प्रदूषण का लेवल इस तरह से हावी है कि वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना टाइम से निकल कर आए हैं, अभी इस समय पोल्यूशन का जो लेवल है वो काफी हाई है। और इस प्रकार से जो सरकार की तरफ से और लगातार प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इसी पूरे मामले को देखकर उठाए जा रहे हैं कि प्रदूषण लेवल को किस तरह से कम किया जा सके। वहीं अगर बात की जाए तो जो वाहन है, जो बाहरी वाहन है दिल्ली में एंटर, उनको नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि रिंग रोड की सुविधाएं वहां पर कर दी गई है। जैसे कि एमपी की यहाँ पर सुविधा की गई कि अन्य राज्य में किसी को जाना है तो वहां से वो जा सकता है, लेकिन लोग अपना रास्ता लंबा उसको कम करने के लिए दिल्ली में एंटर होते हैं और दिल्ली के अंदर से गुजरते हैं, तो इन प्रकार वाहनों पे पाबंदी जरूर लगाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन, किसी भी जिले का जिला प्रशासन अपनी तरफ से दावे करता है कि वो वहां पर जो 10 साल की डीजल की गाड़ियों और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियों को बंद करेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले भी मीडिया के माध्यम से बातें दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो सरकारी वाहन है वही 20-20 साल पुराने वाहन चलते हैं, इतना प्रदूषण लेवल उनका होता है और उनको मीडिया में भी दिखाया जाता है, खबरों अखबारों में भी छापा जाता है। उसके बाद कार्रवाई की जाती है, 1-2 वाहन को जब्त कर दिया जाता है। अगर सीएम सिटी करनाल की भी बात की जाए तो अगर अनेक विभागों की बात की जाए तो वहां पर आज भी 20-20 साल पुरानी गाड़ियां सड़कों पर निकलती है और जब वो चलती है उनका प्रदूषण लेवल कितना होगा आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण के मामले हैं उन पर जिला प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, हर जिले के प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और कड़ाई से जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं, उन पर फैसले लेने होंगे। और इस प्रकार के जो बिल्कुल विकास, सोचने वाली बात है ये, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में अब कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। विकास जी, अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के अखबार में हमने तमाम खबरों के बारे में चर्चा करी और हमारा मकसद यही होता है कि हम आप तक जल्द से जल्द खबरों को पहुंचा सके, ताकि आपकी इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप भी खबरों से रूबरू हो सके। हमारे खास कार्यक्रम आज के अखबार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।